चीज का पता ही है आपको, मैं पॉलिटी स्टार्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है। एंड अभी तक हमने पढ़ लिया है हमारा क्या, रूल ऑफ कंपनी। अब हम बात करेंगे क्राउन रूल के बारे में। अभी ये क्राउन रूल और रूल ऑफ कंपनी आपको बताऊं क्या होता है। बेसिक रूल ऑफ कंपनी नाम से ही है कि भाई कंपनी रूल कर रही थी। ठीक। सब कुछ कंपनी के अंडर था, और एक कंपनी थी वो डायरेक्टली रिपोर्ट करती थी किसको, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, यानी कि क्राउन को, हमारी क्वीन विक्टोरिया जी को, मतलब उनकी, हमारी तो गई है। बट आप ये कब से कब तक था, ये 1773 से 1858 तक था, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। और इस हम बात करेंगे अब 1858 से लेकर टिल हमारा इंडिपेंडेंस जब तक होता है 1947 तक, ये पता, इसको बोलते हैं हम क्राउन रूल। और क्राउन रूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कौन काम कर रहा था, हमारा ये अंडर कंट्रोल था डायरेक्टली ब्रिटिश जस्ट। तो भैया शुरू करते हैं बिना किसी भेदभाव के। चलो यार, क्राउन रूल के बारे में बात करेंगे आज हम 1858 से 1947 तक। ठीक। अब इसमें मैंने आपको बताया था ना बिफोर, जो हमारा 1853 था। ठीक। 1853 से पहले जो भी बने थे उनको रेगुलेटिंग एक्ट बोला था, और उससे बाद के जो बनेंगे उनको एक्ट बोलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ। ठीक है, तो हम वही आज हमारे सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, तो यही सारे चलेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से। ठीक। तो मैं भाई एक एक एक्ट बताऊंगा, उसकी स्पेशलिटी बताऊंगा। ठीक, और भाई आपने नोट करना और कुछ नहीं। तो भैया जो 1858 का था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें क्या था, नाउ रूल डायरेक्टली कौन करेगा, अंडर क्राउन, यानी कि डायरेक्टली क्वीन विक्टोरिया जी करेंगी। ठीक, ये लिख लो आप पहला। सेकंड क्या था, अरे सॉरी यार, तो पूरा उड़ गया। हाँ जी, सेकंड था कि जो गवर्नर जनरल है, अभी तक हमारा गवर्नर बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था। ठीक। फिर अभी इसके थ्रू क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल का नाम था ना, उसको बदल के कर दिया था वायसराय ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको बोल दिया था वायसराय ऑफ इंडिया बोला जाएगा। और पहले ऐसे कहलाने वाला बंदा था लॉर्ड कैनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक तीन हो चुके हैं इफ यू रिमेम्बर। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको बोला था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बंदा कौन था, वार्निंग देने वाला, लॉर्ड ब्रेन हेस्टिंग्स। मैंने ऐसी मतलब ट्रिक बनाई थी। ठीक। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक। ये कौन है, ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक। नाउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनको नाम दे दिया दोबारा वायसराय ऑफ इंडिया। और ये पहला बंदा कौन बना है, लॉर्ड कैनिंग। तो समझ रहे हो आप, क्रोनोलॉजी समझो, यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। तो कैनिंग साहब आ गए हैं हम 1858 में। यहां से इन्होंने डुअल सिस्टम खत्म कर दिया। ठीक। जो डुअल सिस्टम था, ठीक, कंट्रोल बोर्ड का एंड रजिस्ट्रेशन, जो भी हमारा रेजिडुअल कोड था, इन दोनों को जो सेपरेशन में था कि बोर्ड अलग काम कर रहा है और रेजिडुअल कोड अलग काम कर रहा है, तो उसको उन्होंने अलग कर दिया। ठीक। तो डुअल सिस्टम ये अलग खत्म हो गया। दूसरा, एक नया रैंक जिसको बोलते हैं स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाया था इन्होंने 1858 के थ्रू, जिसकी हेल्प के लिए होंगे 15 मेंबर। ठीक। जिसको नाम दिया जाएगा एडवाइजरी काउंसिल, जो किसको एडवाइस करेंगे, हमारे वायसराय ऑफ इंडिया को। ठीक। काउंसिल फ्रॉम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, तो इसमें जो भी मेंबर होंगे वो कहाँ से आएंगे, ब्रिटिश कैबिनेट से आएंगे। एंड रिस्पॉन्सिबल होंगे ओनली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। समझ गए। तो देख रहे हो ये ब्रिटिशर अपने फायदे के लिए क्या क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ आता है 1861। ठीक। अब 1857 का तो आपको पता ही है, हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसे बोलते हैं बहुत लोग। तो उसके बाद क्या हुआ था, 1857 में ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि भैया इंडियन की हेल्प चाहिए उन्हें, कहीं भी चाहिए हेल्प चाहिए, विदाउट इंडिया की हेल्प में वो कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर क्या किया, तीन अमेंडमेंट किए। ठीक। तीन अमेंडमेंट किस चीज में किए, देखो बताता हूँ, मतलब तीन चीजें लेके आए थे। एक 1861 में लाएंगे, जो अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक। दूसरा 1892 वाला, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909। ये तीन किए, तब तीनों में क्या क्या स्पेशलिटीज थी इनके बारे में करके देखते हैं। ठीक। क्योंकि उनको लगा था कि इंडियंस की हेल्प चाहिए, तो हेल्प के लिए उन्होंने क्या किया, देखो क्या किया। सबसे पहले जो ब्रिटिश काउंसिल थी ना, उसमें इंडियंस को पहली बार मौका मिला था इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करने को। ठीक है, क्योंकि उससे पहले ब्रिटिश काउंसिल में 15 मेंबर थे, और सारे के सारे से आते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ठीक है। तो
पहली बार इंडियंस को मौका मिला था। और वो कौन से इंडियंस थे भैया? ये 3 लोग थे। एक थे बनारस के राजा साहब, दूसरे थे पटियाला के राजा साहब, और तीसरे थे हमारे सर दिनकर राव। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये लिख लो। ठीक। तो पहली बार जो रिप्रेजेंटेशन मिला था उसमें बनारस के राजा जी थे। ठीक। बनारस, पटियाला और सर दिनकर राव थे। वेरी इंपॉर्टेंट। इनको अपॉइंट किया गया था। अब एक्चुअली ये राजा लोग थे यार, अब सोचो आप, इनको नॉमिनेट किया गया, पॉइंट मतलब नॉमिनेट किया गया है। तो ये क्या ही उनको बोलेंगे यार, ये तो ऑलरेडी कठपुतली थे उनके। ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के एज अ नॉन गवर्नमेंट ऑफ मेंबर्स बने थे। तो किसने बनाए थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक। और ये लॉर्ड कैनिंग कौन था? हमारा फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। बस यही याद रखना आपने मल्टीपल टाइम्स। अब बात आती है 1773 वाले रजिस्ट्रेशन एक्ट। इन्होंने उसको उल्टा कर दिया, क्योंकि उसमें क्या था, उसने बोला था कि बॉम्बे और मद्रास की जो पावर्स हैं उसको छीन के जो बंगाल है वो अंडर उसके अंडर काम करेगी। लेकिन इन्होंने उसको दोबारा पावर्स वापस कर दी। ठीक है। बॉम्बे और मद्रास को उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स दोबारा दे दी। तो 1773 का उल्टा कौन सा एक्ट था? 1861 का। ठीक। और इसी एक्ट से, यानी कि एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1861, इसी के थ्रू क्या किया, वायसराय को इमरजेंसी पावर्स मिल गई। इमरजेंसी पावर्स क्या होती हैं कि भैया, जैसे कि ऑर्डिनेंस हमारा जो होता है ना, दादाजी प्रेसिडेंट साहब, तो ये क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस पास करते हैं कब? जब लोकसभा या राज्यसभा सेशन में ना हो। ठीक। कुछ इमरजेंसी पड़ गई, ठीक है, उस टाइम पे ऑर्डिनेंस पास करते हैं जिसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ और 6 वीक, जो भी है बताऊंगा आपको जब पॉलिटिक्स एक्चुअल में आ जाएगी प्रेसिडेंट का चैप्टर। तो उसमें वायसराय को इमरजेंसी की पावर्स मिल गई थी कि ठीक है, कई बार इमरजेंसी जब भी चाहिए होगी, मतलब इमरजेंसी होगी, तो वायसराय अपना ऑर्डिनेंस पास करके काउंसिल का अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ठीक है। जिसकी वैलिडिटी होगी 6 महीने, और 6 महीने में 6 महीने के अंदर अंदर उसको काउंसिल से अप्रूवल लेना होगा। ये एक नया प्रोविजन मिला था। समझ गए? नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1992, जिसमें पहली बार हुआ था इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक। सॉरी। तो भैया पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ कैसे? तो इसके थ्रू सेंटर और जो भी हमारे प्रोविंस थे, सेंटर हमारा, ठीक है, जो हमारे गवर्नमेंट का सेंटर है, और दूसरा जो छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, ठीक है, इनमें नॉन नॉन गवर्नमेंट मेंबर को बढ़ाया गया था। लेकिन मेजोरिटी हमेशा गवर्नमेंट मेंबर्स की रही थी इसमें। ठीक है। दोनों में बढ़ाया गया था, लेकिन मतलब सीट्स बढ़ा दी गई थी, लेकिन मेजोरिटी में हमेशा जो गवर्नमेंट मेंबर्स ब्रिटिशर्स के थे वही रह गए थे। ठीक। इसके अलावा बजट पर डिस्कस करने और उस एग्जीक्यूटिव में आंसर देने की पावर दे दी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल को। मतलब थोड़ी थोड़ी पावर्स देने लग गए थे अब 1892 तक। इसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंट मेंबर थे ना, सेंटर वाले, उनको यहाँ से देखो एक चीज की थी उन्होंने, कि जो हमारे बंगाल के नॉन गवर्नमेंट सेंटर वाले जो बंदे थे, जो ये वाले ना, ये सेंटर वाले, इनको जो नॉमिनेशन होगा वो कौन करेगा? वायसराय डायरेक्टली करेगा। क्यों? नॉन गवर्नमेंट मेंबर थे सेंटर वाले, क्योंकि सेंटर को अप्रोच करते, तो ये डायरेक्टली वायसराय के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। लेकिन जो प्रोविंसेस वाले थे ना, इनका अपॉइंट पता कौन करता था? ये गवर्नर करता था उस जगह का। ठीक। और कौन कौन फील्ड से? म्यूनिसपैलिटी से, यूनिवर्सिटीज से, ट्रेड यूनियन, जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो इन जगहों से इनका अपॉइंटमेंट होता था प्रोविंशियल वालों का। पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन की रिप्रेजेंटेशन हुआ था इनका 1892 के एक्ट से। समझ गए? अब नेक्स्ट हमारा आएगा 1909 का, जिसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। इसको आप लिख लो। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 था ना, इसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लो। अभी मॉर्ले क्या थे हमारे उस टाइम पे, और मिंटो, इसका नाम मॉर्ले मिंटो क्यों है? क्योंकि भैया लॉर्ड मॉर्ले थे इंग्लैंड में इंडिया के स्टेट सेक्रेटरी। ठीक है। ये थे लॉर्ड मॉर्ले, ये ब्रिटेन में थे इंडिया के स्टेट सेक्रेटरी, और मिंटो थे हमारे वायसराय ऑफ इंडिया उस टाइम पे। बस इसलिए इसका नाम दे दिया मॉर्ले मिंटो। तो भैया इसमें क्या किया था इन्होंने, सेंटर की जो काउंसिल थी ना, उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स को 1660 कर दिया था। 1660 नहीं, 16 थे पहले, उससे बढ़ा के 60 कर दिए। दूसरा, पहली बार सत्येंद्र नाथ सिन्हा को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला इंडियन मेंबर बनने का मौका मिला। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला मेंबर। ठीक।
16 से जब स्टार्ट किए गए तब सत्येंद्रनाथ सिन्हा जी को मौका मिला, एसएन सिन्हा, समझ गए। इसके अलावा इन्होंने फिर से भाई हिंदू मुस्लिम वाली बात पहले की थी इन्होंने, इसमें हमारे जो था ना 1781 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बात की थी ना कोर्ट के रिगार्डिंगली, सेम इधर भी बात की थी कि भैया हिंदू मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्शंस का अप्रूवल दे दिया था, ठीक है। और इसलिए लॉर्ड मिंटो को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्शंस, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा भी मतलब कि इन्होंने ही सेपरेट इलेक्शंस की बात की थी, किसने, लॉर्ड मिंटो ने, बस। तो पहली बार ध्यान रखना, हिंदू मुस्लिम जो आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये सब चीज वही चलेंगी कि 1909 में जो हुआ है पार्लियामेंट रिफॉर्म, उसमें हिंदू और मुस्लिम्स के लिए क्या हुआ, सेपरेट इलेक्शंस की बात की गई और वो अप्रूव भी कर दिया था भाई उन लोगों ने, देख रहे हो। और अभी देखो इसके थ्रू क्या क्या होता है, किस किस को ये अलग अलग इलेक्शन कराएंगे। नेक्स्ट आता हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब ये इसमें क्या करते हैं, इसमें ये डायरेक्ट इलेक्शन की बात करते हैं, ठीक। अभी तक इनडायरेक्ट इलेक्शन था, अब भी डायरेक्ट इलेक्शन करेंगे, इसको बोलेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक, 1919 में। अब ये रिफॉर्म चलने हर 10-10 साल में आ रहे थे और एक दूसरे के बाद उसको चेक करने के लिए आ रहे थे कि जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है उसका फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे 1909 में था, ठीक, फिर 1919 में आ गया, अब 10 साल बाद आना था, यानी कि 1929 में, लेकिन 2 साल पहले आ जाएगा 1927 में, जिसको नाम देंगे साइमन कमीशन, वो मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक। तो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई थी एंड एक हाउस अरेंजमेंट किया था जिसको नाम दिया था लोकसभा और राज्यसभा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1919 यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से स्टार्ट हुआ था हमारा लोकसभा और राज्यसभा का कॉन्सेप्ट, ठीक। इन्होंने हाउस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाउस और राज्यसभा। मेजोरिटी मेंबर डायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे थे, ठीक, जैसे कि अभी आते हैं। वायसराय की जो वर्किंग काउंसिल थी ना, उसमें 6 में से एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ का पद जो है उसको छोड़ के 3 मेंबर्स का इंडियन होना कंपलसरी था भैया, ठीक। 6 में से एक कमांडर छोड़ दो, 5 में से 3 मेंबर्स इंडियन मेंबर हो गए, ठीक। इसके अलावा अब देखो इससे 1909 में क्या था, हिंदू मुस्लिम के सेपरेट इलेक्टोरेट, 1919 में कर रहे हैं कि भैया कम्युनल बेसिस पर सिख हो गए, इंडियन क्रिश्चियंस हो गए, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के लिए सेपरेट इलेक्शंस को और ब्रॉड कर दिया। उन्होंने बोला था कि भाई सिख्स अपना अलग इलेक्शन कर सकते हैं, इंडियन के जो क्रिश्चियंस हैं जो इंडिया में रह रहे हैं वो अपना अलग इलेक्शन करेंगे, एंग्लो इंडियंस अपना अलग करेंगे, ठीक। यूरोपियंस का इलेक्शन अलग होगा, मतलब हर चीज को डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल वाला वो वाला केस कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं प्रॉपरली। इस बार इसमें लाइक 1990 में पहली बार एक ली कमीशन आया था, ठीक है। ली कमीशन के थ्रू एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया था 1919 में, और 7 साल बाद 1926 में सिविल सर्वेंट्स की भर्ती के लिए यूपीएससी को बनाया, ठीक। यूपीएससी किसने बनाई थी, किसके थ्रू बनी है, ली कमीशन के थ्रू, ध्यान रखना 1926 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक डेट है 1 अक्टूबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप चेक कर लेना। इसके अलावा पहली बार ये ध्यान रखना यूपीएससी किसने फॉर्म की थी, 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से फॉर्म हुई थी, क्योंकि उसमें 7 साल बाद 1926 में एक ली कमीशन आया था। ली कमीशन ने बोला था कि हाँ चलो ठीक है, एक इंडियंस को जो हम भर्ती कर रहे हैं इंडिया में उसको उसको हम किसके थ्रू एक एग्जाम कराएगी, कौन सी हमारी बोर्ड होगी, यूपीएससी, जिसके लिए आप खून पसीना कर रहे हो, तो उसके लिए बात की थी, ठीक। इसके अलावा पहली बार सेंट्रल बजट को स्टेट बजट से उन्होंने सेपरेट कर दिया था, ठीक, सेपरेट कर दिया। आपको पता है 2017 में या 2012 में क्या हुआ, हमारा रेल बजट आम बजट से अलग हो गया था। तो ऐसे उन्होंने सेंट्रल बजट और स्टेट बजट को अलग कर दिया, और सेंटर स्टेट को ये पावर भी दे दी थी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, कि वो अपना बजट खुद बना ले, ठीक। 1919 से ही सब हो रहा है। और पहली वेरीडेटेड कमीशन अपॉइंट हुआ जिसका काम था 10 साल बाद चेक करना, अपनी रिपोर्ट देना था, वही जो मैं आपको बता चुका 1909, 1919 और 1929 में। तो भैया जो 1919 से 10 साल बाद 1929 होता है, जो रिपोर्ट देनी थी वो 2 साल पहले ही आ गई, जिसको नाम दिया उन्होंने साइमन कमीशन। कौन किसके थ्रू आई थी, अंडर द सर जॉन साइमन। इसमें 7 ब्रिटिश मतलब 7 मेंबर बॉडी थी और सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, और इसलिए इसका उसको कहा गया था काला कानून इंडिया में। तो आपको पता होगा इसके बारे में हिस्ट्री में कि भैया हमारे लाला लाजपत राय जी जो वहाँ पे थे पाकिस्तान साइड में, वो बोल रहे थे गो बैक साइमन गो बैक ऐसे करके, तो लाठियां वाठियां चली थी इसी के ऊपर, उनकी डेथ हो गई।
साइमन कमीशन क्या था, 2 साल पहले रिपोर्ट दी थी इसने, ठीक। और इसके ही बिहाफ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, ठीक है, आपको पता है 29, 30, 31 1929, 1930, 1931 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, जिसके थ्रू एक व्हाइट पेपर जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पेपर रेडी हुआ, ठीक है। लेटर आफ्टर सम टाइम अमेंडमेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट इट वाज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी अमेंडमेंट उसमें दिए गए थे ना 1927 पे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी आएगा 1935 नेक्स्ट, उसमें ऐड किए गए थे, ठीक। मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, उतना बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिस्प करके बता रहा हूँ ये, ठीक। इसके अलावा आपको पता है कम्युनल अवार्ड एक नाम से चीज चली थी, क्यों? क्योंकि एक ब्रिटिश पीएम थे रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक। अभी कम्युनल अवार्ड की बात हुई थी, आपको पता है गांधी जी का पूना पैक्ट के बारे में, ठीक है। ये गांधी जी का पूना पैक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि इसने कम्युनल अवार्ड वाले क्या था, इसने जो पहले से सेपरेट इलेक्शन किए थे ना, तो उनके साथ साथ अब बोला था कि भैया दलित के लिए भी अब सेम प्रोविजन कर दो, यानी कि उनके लिए भी अलग अलग इलेक्शन करवा दो। और ये एक्चुअली बात स्टार्ट की थी, ठीक है, इन्होंने बोला था। अब तो गांधी जी को ये लगा कि भाई अब ये सारे अलग अलग हो जाओगे तो फिर यूनिटी कहाँ रह जाएगी, तो भीमराव अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में ये हुआ था हमारा एक पैक्ट। गांधी जी तब यरवदा जेल, ठीक है, तब ये पैक्ट हुआ था जिसमें गांधी जी अम्बेडकर जी को ये बात मनाने में मजबूर रहे कि मतलब कामयाब रहे कि ठीक है आप सेपरेट इलेक्शन मत करवाओ, किसके लिए? दलित के लिए। क्यों? क्योंकि गांधी जी अपना पूरा, उन्होंने गांधी जी के खुद के बढ़ते कि वो अपना पूरा जीवन दलित उत्थान में लगा देंगे सिर के था, ठीक। तो इसलिए गांधी जी और अम्बेडकर जी का ये पूना पैक्ट जाना जाता है। अब आएगा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना, उसमें मोस्टली चीजें हमने यहीं से ली हुई हैं। जैसे ये बहुत बड़ा पेपर था ये, पहली बात, ठीक, मतलब इतना बड़ा था कि इसमें आपको समझो 321 आर्टिकल्स थे, 321, और 10 शेड्यूल थी, ठीक, 321 आर्टिकल्स थे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा तो हम उसमें बहुत सारी मेजोरिटी चीजें हम किससे लेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लेंगे। तो इसी से ऑल इंडिया यूनियन बनी है। इसमें क्या था, एक्ट से सेंटर और यूनिट्स को 3 शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे कि यूनियन लिस्ट बनाई उन्होंने, ठीक, जिसमें 59 सब्जेक्ट रखे। सेंट्रल लिस्ट बनाई, 54 सब्जेक्ट रखे। कॉन्करेंट लिस्ट बनाई, इसमें 36 सब्जेक्ट थे। तो ये आप लिख लो, उस टाइम पे क्या क्या थे, यूनियन में 59 थे, सेंटर में 54 थे, और कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कि जो दोनों में हो, सेंटर और यूनियन दोनों के लिए काम होगी, लेकिन पावर ज्यादा किसकी मिलेगी? सेंटर को मिलेगी, ठीक है। अभी देखो ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना, तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ से उठाएंगे, सेंट्रल लिस्ट से उठाएंगे, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट हम खुद बनाएंगे अपने संविधान में। तो उसमें सब्जेक्ट्स हमें पता कितने होंगे, मैं आपको रफली आइडिया दे दूं, एक सेकंड। हाँ जी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तो हमारा एक यूनियन लिस्ट बनेगा सेम, ठीक, एक स्टेट लिस्ट बनेगा, और एक हमारा बनेगा कंकरेंट लिस्ट, ठीक। अब इसमें जब बनेगा हमारा संविधान तो कितने कितने होंगे हमारे? सबसे पहले इसमें होंगे हमारे 97 सब्जेक्ट्स, ठीक। इसमें स्टेट लिस्ट में हमारे होंगे 66 सब्जेक्ट, और हमारे कंकरेंट लिस्ट में होंगे हमारे 47 सब्जेक्ट। और करंट में अभी कितने हैं? अभी राइट नाउ कितने हैं? राइट नाउ हमारे 98, 97 से एक बढ़ गया है, 98 यूनियन लिस्ट में हो गए हैं, 67 से कम हो गए हैं 59, और इससे बढ़ गए हैं तो कितने हो गए हैं? 42। बस ये है ब्यौरा। इसमें सबसे पहले जो 1935 वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें हमारे जो स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आपको बता रहा हूँ अभी, जो कितने कितने हैं आपको, 59 है इधर, 54 है, और इधर 36। तो ये वही समझ गए। इसके अलावा प्रोविंस में डुअल गवर्नमेंट खत्म कर दिया, लेकिन सेंटर में स्टार्ट रखा, सॉरी स्टेट में 11 स्टेट्स में शुरू कर दी। जैसे 11 में से 6 में तो थी, जैसे कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस। यहाँ पर क्या थी, बाकी जगह खत्म कर दी, लेकिन इन 6 स्टेट्स में स्टार्ट कर दी थी डुअल गवर्नमेंट, ठीक। इसके अलावा देखो भैया, फिर से सेपरेट इलेक्शंस की बात की उन्होंने, दलित के लिए, विमेंस के लिए एंड लेबर को बढ़ाया। इसके बाद एक सबसे अच्छी बात ये की कि 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स मिल गए थे अभी तक। अब आप सोच सकते हो 10% वोटिंग राइट्स जो मिले थे पॉपुलेशन को, ये कौन सी एलिट क्लास पीपल थे, इन्हीं को वोट करने का मौका मिलता था, ठीक है। एलिट पीपल यानी कि जो आम आदमी नहीं है, बहुत अमीर इंसान है, उसको मिल रहा है मौका, ओके।
एंड आपको पता है आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट भी इसी टाइम पे हुआ था, इसी ईयर में, तो आरबीआई भी स्टैब्लिश हो गई थी। एंड 1937 में एक फेडरल कोड स्टार्ट हुआ है, स्टैब्लिश हुआ है यानी कि, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने क्या किया है, इसने ही सेंटर के लिए यूपीएससी, ठीक, प्रोविंसेस के लिए स्टेट पीएससी, या दो से अधिक स्टेट्स के लिए आपको पता है कंबाइंड पीएससी होती है ना, उसको स्टार्ट किया था। तो ये 1935 से हो रहा है लेकिन एक्चुअल यूपीएससी की स्टार्ट किसने किया था, हमारा 1919 मल्टीपल ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म का 7 साल बाद जो होता है 1926, उसके थ्रू, समझ गए। तो यूपीएससी का हुआ है 1926 में, 1935 में आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। यूपीएससी के सेंटर की यूपीएससी, प्रोविंस के लिए एसपीएससी, और 2002 स्टेट्स के लिए सीपीएससी की स्टार्ट हुआ है 1935 से, समझ गए। ये था यहाँ तक का। नाउ अब हमारा आएगा लास्ट में, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। इसके बारे में भी देख लेते हैं भैया, क्योंकि इसके बाद हमारा देश आजाद हो जाएगा। तो अभी तक क्या हो चुका था, बहुत सारी चीजें हो चुकी थी, आपको पता ही है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात चल रही थी। ब्रिटिश पीएम थे उस टाइम पे क्लीमेंट एटली, उन्होंने क्या बोला था कि 30 जून 1947 को या उससे पहले ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा इंडिया से, ठीक। 3 जून 1947 को एक वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, आपको पता ही है, इन्होंने प्रेजेंट किया था पाकिस्तान माउंटबेटन प्लान, जिसमें पाकिस्तान इंडिया को अलग करने की बात की थी, ठीक। तो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल खत्म हो गया परमानेंटली, और इंडिया और पाकिस्तान को डोमिनेट स्टेटस मिल गया था, ठीक। वायसराय खत्म हो गया, वायसराय का रैंक खत्म हो गया, ठीक, जिसको दोबारा नाम दे दिया गवर्नर जनरल, ठीक। अब पहले गवर्नर जनरल कौन बनेंगे उसके बाद, अब ये आपको बताते हैं, नाम से ही पता लगे, लॉर्ड माउंटबेटन बनेंगे, ठीक है। और इंडियन प्रोविंस को फ्रीडम थी, जो प्रोविंस बचे थे ना, प्रांत, उनको ये फ्रीडम दी गई थी कि भैया चाहे तो वो किसी स्टेट में मिल सकते हैं, चाहे मतलब किसी लाइक इंडिया में हो सकते हैं, या फिर पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या अगर चाहें तो वो अपने आप सेपरेट भी रह सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे रह भी थे, हैदराबाद वगैरह हो गए थे, ऊपर जम्मू कश्मीर वगैरह। तो ये सारी चीज चल रही थी। किंग ऑफ इंडियन रैंक्स जो भी थी किंग वाली, वो चीजें खत्म हो गई, ठीक है। अब किंग वगैरह कुछ नहीं होगा, अब सीधे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा हमारा, ठीक है। इससे पहले किंग साहब चलते, राजा साहब। इसके अलावा पहला गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन इंडिया कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन इंडिया, ठीक। एंड जवाहरलाल नेहरू को बनाया था उसने पहला पीएम के रूप में, ओथ दिलवाई थी, ठीक। 1946 में बनी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, जिसने बोला था कि फ्री इंडिया डोमिनियन की पार्लियामेंट के रूप में एक्सेप्ट किया था। अब इसके बाद ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है, अब ये बनाएगी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो अब हम बाकी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अगली वीडियो से, ठीक। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट हैं, कुछ कुछ है, आप लोग को नोट कर लेना। अगर आप नोट्स बना भी रहे हो ना, तो बहुत क्रिस्प बनाना, कि अगर मैंने लिखा है 35, तो मैंने जितना यहाँ पे लिखा है ना, उसका आपने बहुत कम लिखना है, आधा लिखना आपने ऐसे लिखना है। आरबीआई स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, इसी से है हमारे आर्टिकल्स और जो स्टेट्स में डिवाइजन हुआ है, ठीक है। और जितनी भी चीजें मैंने आपको फैक्ट बताया, उनको 4-5 लाइन्स में खत्म कर देना है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट ये आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक। और कोई भी दिक्कत होना यार, आपको पता ही है, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एट एनी टाइम, ठीक। और यू कैन कमेंट मी ऑल्सो, एंड आई एम श्योर अभी तक हमारा बेस बन चुका है, ठीक। बेस बन गया किसका, पॉलिटी का, कि अब हम बनाएंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसके लिए हम क्या, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक लोगों का ग्रुप चाहिए, उस जो लोग इकट्ठे होकर बैठे, उसको उन्होंने नाम दे दिया असेंबली, हो गई, संविधान सभा हो गई, ठीक है। बस अब हम संविधान सभा के बारे में बात करेंगे कल से, एंड कल शायद हम आधा संविधान बनाते हैं या शायद पूरा बनाते हैं, देखता हूँ, मैं देख लूंगा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही बताता हूँ, ठीक। बाकी आई एम श्योर आपको अच्छा लग रहा होगा, एंड लग रहा है तो लाइक वाइक कर दो यार। बाकी देखो अपने दोस्तों शेयर भी कर सकते हो, बाकी इट्स चॉइस, पढ़ो आप लोग, अपना ध्यान पढ़ो, क्योंकि 10 से 15 दिनों में ये खत्म कर दूंगा मैक्सिमम, ठीक है, 15 फेब से पहले मैं इसको खत्म कर दूंगा। एंड आई वुड लाइक टू से कि यार कंटिन्यूटी रखना, अभी तक जो मैंने पढ़ा है ना, एनसीईआरटी से जो भी पढ़ाई है, उनको आप ना रिवीजन करते रहना, ठीक। रिवीजन करते रहना डेली, अगर आपने नोट्स बनाए उनको पढ़ो, नोट्स नहीं पढ़ सकते तो सबसे अच्छी बात है, अभी आप एक काम करो, 1 से 2 बार बुक को ही डाउनलोड कर लो, जैसे कि 9th की बुक साइंस की डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो सब मिक्स है ना, तो चैप्टर 1 से लेके मान लो 15 चैप्टर है, तो सारे निपटा दो, 2 से 3 दिनों में खत्म, आपका एकदम रेडी, ठीक। उसके
उसके बाद आप मॉक वगैरह लगा दो, क्योंकि हम बाद में लगाएंगे, अभी आप अपने आप से लगा लो। ठीक, चलो बाकी ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड नाइट।